sources of working capital. So without wasting our time, let's start the topic. फर्स्ट वन इज स्पोटेनियस सोर्सेज. सो व्हाट आर द स्पोटेनियस सोर्सेज? जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये बड़े ज्यादा रेडिली अवेलेबल होते हैं. ठीक है, इसके लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने आपको, ये बहुत जल्दी से आपको मिल जाएंगे. स्पोटेनियसली हियर मीन्स it is very quickly available to you. So what are the spontaneous sources which are available to a firm or a company? The first one is generated from operating activity. पहली क्वालिटी क्या होती है spontaneous sources की? As we know, these sources are readily available for a firm. So the first quality of a spontaneous source is that it is generated from the operating activities. Means these are the sources which are from the operating activity of the business. Like we purchase material from the supplier, but we didn't make him payment. So these are the sources which are generated from the operating activity. The next one is trade credit. Basically, trade credit means, as specified in the first, generated from the operating activity. It is similar to that. Trade credit basically means that we are in the trading term with a party and we doesn't make him payment immediately. So basically for the time period, जब तक हम उसको payment provide नहीं करवाते हैं, तब तक वो हमारा क्या रह जाता है? ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड मीन्स व्यापार, क्रेडिट मीन्स उधार. व्यापार के अंदर उधार रख लेना. It is also a spontaneous sources. The next one is stretching of credit period. बेसिकली इसके अंदर हम करते क्या है? एज एक एग्जांपल ले लेते हैं. मेरी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो है 12 मंथ की. 12 मंथ थोड़ा सा ये वो हो जाता है कि बड़ी बार पढ़ लेते हैं जैसे, तो 11 मंथ की मान लीजिए मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. जो मेरा सप्लायर है ना रॉ मटेरियल का, वो मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है एट द टाइम फॉर क्रेडिट टर्म ऑफ 10 मंथ. बट मेरा ऑपरेटिंग साइकिल तो खत्म होगा 11th मंथ में. तो इट मीन्स जो आज वो मुझे सप्लायर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है, वो जिस रिवेन्यू में से मुझे कवर करना है, वो रिवेन्यू तो मुझे 11 महीने बाद मिलेगा. बट मेरा सप्लायर पेमेंट कब मांगने के लिए आ जाता है? 10 मंथ के बाद. तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी? उसको बोलूंगी कि भाई साहब आप मेरे क्रेडिट पीरियड को 10 की जगह 11 मंथ कर लीजिए. ठीक है, और इसको करने में हो सकता है कि आपकी कॉस्ट जनरेट हो जाए. वो कॉस्ट कौन सी होती है? मान लीजिए अगर आप उन्हें जल्दी पेमेंट कर देते तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट रिसीव हो जाता. बेनिफिट इन टर्म ऑफ कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट क्या होता है? बेसिकली सीधी जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जब जो हमें क्विक पेमेंट पर मिलता है. ठीक है, सॉरी. बेसिकली अगर मान लीजिए मैं किसी पार्टी के साथ मैंने किसी पार्टी से उधार ले रखा है, ठीक है, 2 मंथ्स का. अब वो पार्टी मुझे क्या करेगी? लिक्विडेटिव ऑफर्स देती रहेगी बार बार, टाइम टू टाइम. वो मुझे क्या बोलेगी? आपका 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, उससे पहले आप पैसे देने के लिए लायबल नहीं हो. बट स्टिल इफ यू आर गिविंग दैट मनी बैक टू अस विद इन 1 मंथ, वी विल प्रोवाइड यू 2% CD मीन्स 2% कैश डिस्काउंट. तो ये इससे क्या होता है? उनके पास जल्दी पेमेंट पहुंच जाती है और कस्टमर भी जल्दी पे करके खुश हो जाता है कि मुझे 2% का क्या मिल गया, यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया. सो बेसिकली ये सब चीजें भी आप इसके अंदर लिख सकते हो. ठीक है, और इसको समझना बहुत जरूरी है. स्पॉटेनियस मीन्स दैट सोर्सेज जिनका आपको जो उधार है वो बड़ा रेडिली अवेलेबल हो जाता है, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से अवेलेबल हो जाता है. उसके लिए जो आपको देखिए, कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है उसके लिए आपको कोई ना कोई फाइनेंसिंग कॉस्ट पे करनी पड़ती है. बट बाकी सबकी कंपैरिजन में स्पॉटेनियस सोर्सेज में आपको एज सच कोई बड़ा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता. इसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या है, या बोरोइंग कॉस्ट या उधार लेने की कॉस्ट कह सकते हैं, वो कम है. द नेक्स्ट वन इज सीपी. बहुत फेमस है ये वाला सीपी, कमर्शियल पेपर. 11th-12th से हम इसको पढ़ते रहते हैं, तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी. पर इसके लेकर जो चेंजेस हुए हैं उसको लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी हमारी. कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? कमर्शियल पेपर एक प्रोविजनरी नोट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, या किसी बिल की फॉर्म में हो सकते हैं, जिसको इशू किया जाता है एट डिस्काउंट और एट फेस वैल्यू. कौन इसको इशू करता है कमर्शियल पेपर को? देखिए, कई लोग ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं. कमर्शियल पेपर को ट्रेजरी बिल से कंपेयर कर लेते हैं और अपने आप सोचने लग जाते हैं कि कमर्शियल पेपर गवर्नमेंट इशू करिए. नहीं, कमर्शियल पेपर हाईली रेपुटेटेड कंपनीज इशू करती हैं. ठीक है, ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड होते हैं. ठीक है, ये कंपनी के गुडविल पे, उसके गुड नेम पर खरीदे जाते हैं उसके कमर्शियल पेपर. ठीक है, बट नॉट अंडर राइटेड. कमर्शियल पेपर कभी भी अंडर राइट आपके नहीं हो सकते हैं. जो पीरियड है, ड्यूरेशन है आपके कमर्शियल पेपर की, वो उसका जो स्ट्रेच है वो 15 डे मिनिमम है टू 12 मंथ.
15 डेज से 12 मंथ तक के आपको कमर्शियल पेपर बहुत अच्छी कंपनियां जो है वो बेचती हैं और आप उसे खरीद सकते हैं कमर्शियल पेपर्स को। इससे होता क्या है, वो पर्टिकुलर कंपनी जो कमर्शियल पेपर को इशू कर रही है उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज बैंक क्रेडिट। बहुत आसान तरीका है, ये भी स्पॉन्टेनियस सोर्सेज की तरह ही बैंक में से भी आप उधार ले सकते हैं, बट कंफ्यूज मत होइएगा, इट्स फॉर वर्किंग कैपिटल, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही इसमें हम बात करेंगे। ओवरड्राफ्ट का मीन्स क्या होता है, एज वी ऑल नो, अगर आप किसी बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं तो उनका जो बैंक में अकाउंट है वो करंट अकाउंट है, उसमें एक लिमिट होती है कि दैट पर्टिकुलर लिमिट तक, दैट पर्टिकुलर एक्सटेंड तक आप उसमें से ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट बेसिकली मीन्स, ओवर मतलब फालतू, ड्राफ्ट मतलब निकलवाना। अगर मेरे खाते में सिर्फ 50,000 है और मैं उसमें से 60,000 निकाल रही हूँ, ठीक है, तो इट मीन्स मैं ओवरड्राफ्ट कर रही हूँ और बैंक अपने जो अच्छे बिजनेस कस्टमर्स हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देता है। अब ऐसा नहीं है कि जो मेरे लिए है ओवरड्राफ्ट की स्कीम्स या ओवरड्राफ्ट की लिमिट, ठीक है, वो सेम किसी दूसरे के लिए भी होगी, ठीक है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन वेरी कर सकती है। बैंक की होने वाली ट्रांजैक्शन से या बैंक के साथ कितने बढ़िया रिलेशनशिप्स है उस पर डिपेंड करती है। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी अच्छा खासा होता है। नेक्स्ट वन इज कैश क्रेडिट, उधार ले लेना बैंक से नॉर्मल सा है ये। नेक्स्ट है बिल डिस्काउंट, जो BRBP वाला हम करते हैं ना। बेसिकली इसमें होता क्या है, मैं आपको एक बना करके ये दिखाती हूँ। वेदर चेंज हो रहा है तो आप लोग भी अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही केयर कीजिए, जैसे मेरा गला ही खराब हो गया है। तो बिल डिस्काउंट मैं इसीलिए वीडियो बना भी नहीं रही थी काफी दिन से, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कॉन्टिन्यूसली बोल नहीं पाऊंगी। तो बिल डिस्काउंटिंग के अंदर क्या होता है, मान लीजिए दो पार्टी है, ए पार्टी बी पार्टी। ए ने बी को गुड्स सेल किए, तो ये कौन हो गया भाई साहब, सेलर हो गया। ये कौन हो गया, परचेजर हो गया, ठीक है। अब इसने ये जो ट्रांजेक्शन हुई है किस पे हुई, ऑन क्रेडिट हुई, तो इसने इसको क्या दे दिए, बिल दे दिया, ठीक है। वो बिल सेलर के लिए क्या है, बिल रिसीवेबल, क्योंकि उसको अमाउंट मिलेगा। परचेजर के लिए क्या है, बिल पेएबल। इसकी एक ड्यूरेशन होती है, मान लीजिए मेरी वो ड्यूरेशन है फॉर 3 मंथ, ठीक है। तो ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर है उसके अंदर कवर होगा। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसे भी बना करके चैनल पर जल्दी से अपलोड कर दूं, ठीक है। तो ये पूरी ट्रांजेक्शन हुई। अब क्या हुआ, अब भाई ए को तो पैसे मिलेंगे 3 मंथ्स के बाद, बी ने तो उसको लीगली बीपी बना करके दे रखा है, ठीक है, उसके पास तो BR है, तो वो अगर अब उसे जल्दी जरूरत पड़ गई वर्किंग कैपिटल की, तो उस केस में बी के पास तो जाकर के बी से मांग नहीं सकता। तो वो भाई साहब करेगा क्या इसके अंदर, ये आए, ठीक है। अब इनको हो गई प्रॉब्लम, वर्किंग कैपिटल को लेकर के इनके इश्यू शुरू हो गए फर्म में। अब इनको तो चाहिए ही चाहिए पैसे, तो ये किसके पास जाएंगे, बैंक के पास। जो हमारे यहाँ पर हमने लिखा ना, बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करवा देगा, तो ये जाएंगे बैंक के पास। बैंक को दे आएंगे BR और बैंक से ले लेंगे पेमेंट। अब वो पेमेंट पूरी नहीं होती है, उसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से बैंक को कुछ काट लेता है। क्यों काटता है बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से, कि भाई बैंक को तो पेमेंट मिलेगी 3 महीने बाद, और ए को उसने दे दिया अभी, और बैंक को कब मिलेगा, 3 महीने बाद। बी तो कब देगा बैंक को पेमेंट, 3 महीने बाद देगा ना। तो भाई बैंक को क्यों पड़ी थी, क्यों बैंक इस पूरे झमेले में आकर पड़ा, तो झमेले में फंसा है तो वो उसके बदले पेमेंट कुछ ना कुछ काटेगा, उसकी अपनी फीस भी होगी, ठीक है। बैंक बुद्धू थोड़ी है। तो ये समझ आया आपको, बिल डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट है फैक्टोरिंग, उसके लिए मैंने वीडियो बना करके डाल रखी है, आप उसे देखिए कि फैक्टोरिंग क्या होता है, ठीक है। फैक्टोरिंग बाय तान्या कपिल के नाम से आप उसे सर्च कीजिए, देखिए फैक्टोरिंग क्या होता है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। फैक्टोरिंग मीन्स एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो किसी कंपनी के उधार को खरीद लेता है और उसे रेडीमेडली यानी कि उसी टाइम पर पेमेंट प्रोवाइड करवा देता है। इससे कंपनी को बेनिफिट होता है कि उसकी वर्किंग कैपिटल नीड्स पूरी हो जाती है, और जब वो पर्टिकुलर डेट का एक्सपायरी पीरियड आएगा तो बैंक के पास या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बेसिकली बैंक क्रेडिट के अंदर नहीं आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको प्रोवाइड करवाते हैं, अलग से क्रिएट किए होते हैं। कोई भी बैंक कभी भी फैक्टोरिंग की सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा सकता। अगर कोई बैंक फैक्टोरिंग की सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है तो वो उसी के अंदर नहीं करवा रहा, उसी बैंक में नहीं करवा रहा, उस बैंक की एक अलग से
उसने फैक्टोरिंग के नाम से इंस्टीट्यूशन चला रखा है, उसमें वो करवा रहा है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट, जो ज्यादातर हमारा यूज होता है जब हम इंटरनेशनल अपने बिजनेस को कर रहे हैं। आईबी के अंदर ये आप पढ़ेंगे ज्यादा इसको, तो वो होता है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है, व्हेन वी आर गोइंग टू डील विद अ कस्टमर, ठीक है, हु इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, हमारा कंट्री कौन सी, इंडिया है ना, तो वो इंडिया से बाहर है, हु इज वर्किंग आउट, हुज बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो उस टाइम पर हमें कौन गारंटी देगा, वो होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, तो वो भी आप खरीद बेच, मतलब उसके बदले भी आप पेमेंट को ले सकते हो। ये होता है बाय स्विफ्ट कोड। अब स्विफ्ट कोड क्या होता है वो आप नेट पे चेक कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, छोटी छोटी चीजें अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डिवेंचर। वैसे तो डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो फाइनेंस प्रोवाइड करने का एक सोर्स है, बट स्टिल यू कैन इशू शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डिवेंचर फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 17 मंथ 29 डेज। शॉर्ट टर्म में ही इसको काउंट किया जाता है, ठीक है, 17 मंथ एंड 29 डेज के लिए हम डिवेंचर्स को भी इशू कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, मीन सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसको आप पूरा 18 मंथ मत लिखिएगा, इट इज 17 मंथ एंड 29 डेज, ठीक है, तो आप इसके टाइम पीरियड को याद रखिएगा। पहले मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लग रहा था कि ये 18 मंथ है, बट नहीं, 18 मंथ नहीं है, इट्स 17 मंथ एंड 29 डेज। अमेंडमेंट होने के बाद पहले ये आई थिंक 12 मंथ था, उसके बाद फिर ये 17 मंथ 29 डेज हो गए, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगर आप कोई पर्टिकुलरली ऐसा पेपर दे रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके, तो वहां पर ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है दैट सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर जब आप शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड वर्ड को भी ध्यान रखना, ये डिवेंचर अनसिक्योर्ड है, ठीक है, यानी कि इसके अगेंस्ट कोई भी चीज, सिक्योरिटी पर कोई भी एसेट इशूइंग फर्म ने अपनी सिक्योरिटी पर नहीं रखी हुई है, दैट इज अनसिक्योर्ड, प्रॉपरली अनसिक्योर्ड है, ठीक है, जैसे कि हमारे कमर्शियल पेपर होते हैं अनसिक्योर्ड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 17 मंथ एंड 29 डेज। द नेक्स्ट वन इज वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो बैंक मार्जिनल रिक्वायरमेंट रखते हैं, आप इसको इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं टर्म को, मार्जिनल रिक्वायरमेंट मतलब जिस चीज, जितना वो लोन दे रहे हैं, ठीक है, बैंक उससे कुछ ज्यादा वाले अमाउंट को बैंक अपने पास रख लेता है, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो बैंक उस मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी एज अ वर्किंग कैपिटल टर्म लोन प्रोवाइड करवा सकता है। नेक्स्ट है फंडेड इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम क्रेडिट। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, फंडेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अंदर बेसिकली होता क्या, मैं आपको समझाती हूँ, आप इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। फंडेड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इसका नाम है, ये होता कहाँ से है, फ्रॉम क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए कि मैंने बैंक से ले रखा है उधार, ठीक है, और उस उधार को पे कर, उधार के ऊपर मुझे लगता है इंटरेस्ट, तो मान लीजिए मुझे बैंक को इंटरेस्ट पे करना है 10,000, और मैंने बैंक को अपना एक अकाउंट नंबर दे रखा है और बोला उसमें से काट ले, तो बैंक क्या करता है, उसमें से मेरी जो इंस्टॉलमेंट है उसको कट करता रहता है। अब उस अकाउंट में क्या हो गया, बैलेंस आ गया मान लो 0। अब बैंक तो क्या करेगा, पर्टिकुलर डेट आने में 10,000 उसमें से कट कर लेगा, अपने पास जमा करेगा और उसमें से 10,000 कट कर लेगा, पर उसमें बैलेंस नहीं है। फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड बैंक वेट करेगा, आपको इंटीमेशन देगा, उसके बाद वो उस अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकता है, मतलब उस अकाउंट में से भी पैसे निकलवा सकता है, और वहां बैंक की तो इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, बट उस अकाउंट में वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट के हिसाब से शो होगा, ठीक है, तो ये भी बैंक आपका कर सकता है। नेक्स्ट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये बहुत आसान सा है, इसमें बेसिकली होता क्या है, एक फर्म दूसरी फर्म को वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवा देती है, बट ड्यू टू कंपटीशन ऐसा देखा गया है कि सेम फील्ड में काम करने वाली फर्म ज्यादातर अपने कॉम्पिटिटर को कभी भी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके की ट्रांजेक्शंस के अंदर नहीं आती है, बिकॉज वो कंपटीशन में है, मेरा राइवल कभी भी मुझे वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेगा तो काफी मतलब अपना कोई फायदा देखकर करेगा, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल टर्म लोन वगैरह ये जो भी जितने भी सोर्सेज हैं, तो ये सारे आपके लिए अवेलेबल है इन द मार्केट। जरूरी नहीं है कि बस इतने ही है, इससे भी ज्यादा है आपके जो सोर्सेज